Now question number 20. How much electricity in term of Faraday is required to produce? First 20 gram of calcium from molten CaCl2 and second is 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो बेटा यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना है फैराडे के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे एक पॉइंट कि वन फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 फैराडे होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 96500 कुलाम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू रहती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करेंगे तो हमें चार्ज निकालना है। तो बेसिकली चार्ज हम कैसे निकालेंगे, चार्ज इज इक्वल्स टू, चार्ज हमारा फैराडे में होना चाहिए तो यहाँ पे हम यूनिट भी लिख देते हैं इसके साथ में। चार्ज इन फैराडे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पर मोल जब ये रिएक्शन आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल। ठीक है, पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ठीक है, इसका रिएक्शन लिखेंगे तो ये कैसे होगा, Ca2 पॉजिटिव, यहाँ पे है कैल्शियम CaCl2 के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, कैल्शियम बना देगा सॉलिड। तो इस तरीके से होगा रिएक्शन। और यहाँ पे अब आपको पता चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। जब भी आप मोल्स निकालेंगे तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको क्या करना है, कैल्शियम का मोल्स निकालना है। ठीक है, तो कैल्शियम के मोल्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू गिवन मास, कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 20। ठीक है, और कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और इसको फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में लिखते हैं हम तो ये 0.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पुट करते हैं, जैसे चार्ज हमको निकालना था है ना, तो चार्ज कितना होगा यहाँ पे, अब चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितना आया, 0.5 मोल। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल मतलब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास में कितना आया यहाँ पे 1 फैराडे। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास में इधर आया 1 फैराडे। ऐसे ही हम सेकंड डाटा को भी यूज करके निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम के, सेम वे से निकालेंगे जैसे कैल्शियम के निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे हो जाएंगे, 40 यहाँ पे क्या है, गिवन मास दिया हुआ है। ठीक है, 40 ये गिवन मास है, और एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, जब इसको डिवाइड करते हैं ये आ जाता है आपका 1.481 मोल, है ना। ठीक है, तो ये हमने मोल निकाल लिया। इसकी अगर रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से रहती है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव Al2O3 के अंदर एल्यूमिनियम जो है वो Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में एल्यूमिनियम सॉलिड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चला है कि 1 मोल से आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वापस से इसके अंदर आप पुट करेंगे तो चार्ज निकल आएगा, चार्ज इन फैराडे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब की बार आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे ना, तो एल्यूमिनियम के मोल्स हमने निकाले थे 1.481 मोल। ठीक है, तो 1.481, और एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल की अगर हम बात करें तो वो कितना थे 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा 4.44 फैराडे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में कितना इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हुआ, 4.44 फैराडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 90% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट के। ठीक है, आपको यहाँ पे के कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये के क्या होता है, रेट कांस्टेंट है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी आपको बता दिया। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे तो वो क्या होता है, पहले हम पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये हमने रब किया इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कर रहे थे। अब 21 क्वेश्चन, तो इसमें अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो लिखना है। तो वो क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन। ए नॉट जो होती है वो आपकी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, ए नॉट ये क्या, कौन सी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। के यहाँ पे हमारे पास में क्या है, रेट कांस्टेंट है। टी यहाँ पे टाइम है। एंड जो ए कंसंट्रेशन है वो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टाइम टी के बाद में जो कंसंट्रेशन आपके पास में बचेगी वो वाली कंसंट्रेशन है। ठीक है, सारी चीजें हमें जो जो यहाँ पे गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। टाइम यहाँ पे 40 मिनट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो इधर अगर हम पुट करेंगे, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है हमें, है ना, कैलकुलेट की पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम के लिख देंगे, यहाँ पे 2.303 एज इट इज। टाइम इधर आ जाएगा, ये है 40 मिनट्स जो गिवन है क्वेश्चन में। देन आपके पास में लॉग, और ए नॉट अगर आप 100 मानते हैं तो 90% डिकम्पोज हुआ, तो बचा कितना है अभी आपके पास में, अगर आपने ए नॉट को 100 माना, ठीक है, तो ए कितना बचा है, फाइनल कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी, मतलब डिकम्पोज तो 90 हो गया, 100 में से 90 गया तो बचा कितना है, 10 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल, और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो लोग 10 होता है वो इक्वल टू 1 होता है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाय 40, और लॉग 10 है यहाँ पे, तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिख देंगे। और इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, k इज इक्वल टू 0.0557 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा ये पर मिनट, क्योंकि हमारा टाइम मिनट्स के अंदर चल रहा था। रेट कांस्टेंट का क्या आएगा, यूनिट पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ पे बेटा हम एसिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रब किया हमने, एक एल्डिहाइड बनाएंगे, एक कीटोन बनाएंगे। तो लेट से हम एल्डिहाइड एक लेकर चल रहे हैं, वो ये है CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास में एल्डिहाइड है। नेक्स्ट हमारे पास में एक कीटोन भी हम ले लेते हैं, वो प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हमने लिया। अब यहाँ पे इनकी एसिडिटी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पहली चीज जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, -I इफेक्ट लगा रहा होगा। आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस साइन यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है, यानी कि बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो एक रीजन तो यही है। ठीक है, फर्स्ट रीजन अगर हम यहाँ पे लिखें कि एसिडिटी इज प्राइमरीली ड्यू टू टू फैक्टर्स, ड्यू टू टू फैक्टर्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंटर्स बना देते हैं। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, यही कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोनिल ऑक्सीजन का क्या है, -I इफेक्ट है, इस कारण से भी एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास में कंजुगेट बेस बन रहा है, कंजुगेट बेस यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये कार्बोनिल कार्बन है ना, इसको रिमूव करते हैं अगर हम एक बार, ऐसे यहाँ पे ये एक अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें यहाँ पे, ठीक है, CH2, यहाँ पे CH2, ये क्या है, इनके कंजुगेट बेसिस हैं। ठीक है, अब ये कंजुगेट बेस कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ये आगे की तरफ शिफ्ट होगी, तो इस तरीके से भी यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो इसी वजह से भी एसिडिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन
ऑफ कंजुगेट बेस। तो ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे बता सकते हैं और इनको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बना करके शो कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपकी एसिडिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने लगे हुए हैं, एंड इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं वो वाले ग्रुप्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं किस कंपाउंड के अंदर। अब यहाँ पे अगर हमने बात की इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि ये था हमारे पास में एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H, और एक हमारे पास में ये था कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इनमें एसिडिटी का ऑर्डर लगाऊं तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो यहाँ पे आपके पास में एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा है फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसके पास में थोड़ी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन वहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो ये कम इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन। ठीक है, तो एसिडिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मोर एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा कंपैरेटिवली टू कीटोन्स। ठीक है, स्लाइटली थोड़े से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं 2, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की क्या है, इनवर्सली रिलेशन करता है एसिडिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे 22 क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे 2 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। ठीक है, ये आपका चॉइस वाला क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन के अंदर बेसिकली आपका जो कार्बोनिल होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये रिड्यूस किस में हो जाता है, CH2 ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे है ये देखते हैं। जैसे हमारे पास में कोई कीटोन है, ठीक है, मान लो ये कोई भी आप एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप आर लिख सकते हैं, इसको जनरल वे में अगर लिखेंगे तो RC डबल बॉन्ड O R डैश, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएजेंट होगा हमारे पास में क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए, ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl यहाँ पे हमारे पास में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होकर के यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में RC, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गए, 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स जुड़ गए हैं, 2 बॉन्ड्स थे ना ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए थे, वहां पे आपने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देना है। ठीक है, और यहाँ पे R डैश, तो ये हमारे पास बन जाता है, और क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिएक्शन रहेगी। अगर मैं इसको किसी कंपाउंड के थ्रू बताऊं, तो जैसे आपने अभी देखा प्रोपेनॉन है ना, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था, तो ये स्ट्रक्चर होता है। इस पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे इस रिएजेंट की, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl की, तो ये हमारा क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3 कार्बोनिल। इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, CH2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी हमारी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको लिख के बतानी थी यहाँ पर एग्जाम के अंदर। ठीक है, देन आपके पास में जो सेकेंड रिएक्शन है वो है हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपको कैसे लिखना है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर आपके जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं किसी हेलोजन के थ्रू। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो आप ये, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन के अंदर क्या बताया मैंने अभी कि आपके पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास में एसिटिक एसिड है। रिएजेंट जो यूज होता है यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप Br2 रेड फास्फोरस के साथ में करेंगे। सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे, है ना। तो आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे, अभी मैंने कहा कि अल्फा जो हाइड्रोजन होता है उसको सब्स्टिट्यूट करता है हेलोजन, और हेलोजन कौन सा जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ब्रोमीन, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अब CH2, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे ये ग्रुप एज इट इज। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा HBr। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हुआ क्या है,
ये हमने क्या किया, एसिटिक एसिड का ब्रोमिनेशन कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेल वोलार्ड की रिएक्शन होती है, ये क्या करा रही है यहाँ पे, हेलोजन को ऐड करा रही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सब्सटीट्यूशन हो रहा है। और बेसिकली ये सब्सटीट्यूशन कहाँ पे हो रहा है, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्टेंट में है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम के साथ में सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस कैसे वर्क कर रहा है, ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है बेटा। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोनों रिएक्शंस को लिख के दिखाना था यहाँ पे। तो आपसे इक्वेशन ही पूछी हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको अब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है ये। ठीक है, होमोलेप्टिक वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है क्योंकि एक्सप्लेन है ना। ठीक है, तो एक्सप्लेन है तो सबसे पहले आप यही बनाएंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये हेडिंग आपने बनानी है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट इज अ इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही बोलते हैं ना। तो इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है, वो किससे बाउंड हो, इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। सिर्फ एक ही तरह के अगर लिगेंड उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, और यहाँ पे 6 लिगेंड्स जो लगे हुए हैं वो अमोनिया लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल आयन आयन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, और लिगेंड हमारे पास में NH3 है। ठीक है, 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो सेम वे से इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड अगर आपके पास में आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कोबाल्ट है, यहाँ पे 4 जो आपके पास में लिगेंड्स है वो अमोनिया के हैं, और 2 लिगेंड्स यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास में, ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, हेट्रोलिप्टिक। 2 लिगेंड्स प्रेजेंट हो गए ना, एक से ज्यादा अगर लिगेंड आ रहे हैं तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, अगर एक ही टाइप के लिगेंड आ रहे हैं तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताना था। देन इसी के जो और में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, वो ये था, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कोबाल्ट 3, यानी कि कोबाल्ट आपके पास में प्रेजेंट है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आनी चाहिए। ये क्या है आपका, सेंट्रल मेटल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस नाम से पता चल रही है आपको। ठीक है, अब आपके पास में टेट्रा अमीन है, डाई एक्वा है, यानी कि 4 आपके पास में NH3 लिगेंड्स हैं, और अमीन, टेट्रा अमीन से ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है। देन आपके पास में डाई एक्वा है, तो यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, और इनके नेमिंग जब की होगी ना, तो इनको किस ऑर्डर में लिखा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगेंड्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ये हमारे क्या आए थे, लिगेंड्स आए थे।
ठीक है, ये इसके नेम से ही आइडेंटिफाई किए हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब हम बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखेंगे, उसके बाद में आप लिगेंड्स को लिखेंगे। लिगेंड्स में आपके पास में है NH3 4 एंड आपके पास में है वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी 2। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया। लेकिन यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आपके पास में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 3 दी हुई है। और 3 कब आएगी, यहाँ पे जब +3 चार्ज होगा, तब टोटल स्फीयर पे ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इस पे +3 चार्ज होगा तब आएगी। क्योंकि NH3 और H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज होगा तभी कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो +3 आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंटर आयन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड बताया हुआ है, तो क्लोराइड अगर आप काउंटर आयन है तो 3 क्लोरीन्स यहाँ पे रिक्वायर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होगा तो +3 यहाँ पे स्फीयर पे चार्ज आ रहा था, तो 3 क्लोरीन यहाँ पे लगेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो ये आपने साइमल्टेनियसली ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना, डायरेक्ट ही लिखना है इसका। तो ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको इसके नेम के आगे जस्ट ये फॉर्मूला लिखना है। और बता सकते हैं तो ये बता दीजिएगा, सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिगेंड्स ये प्रेजेंट है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा इसमें। ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो ये है, राइट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आपको क्या करना है, आयुपैक नेम बताना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल मेटल क्या है अपनी। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल को अगर हमने आइडेंटिफाई किया तो हमारे पास में क्या आया, नाम से पता चल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल है, यानी कि कोबाल्ट। लिगेंड्स की अगर मैं बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स से पता चल रहा है, लिगेंड्स मेरे पास में क्या है, एक तो अमोनिया लिगेंड है प्रेजेंट और एक क्लोरीन लिगेंड प्रेजेंट है। काउंटर आयन की मैं बात करूं तो काउंटर आयन मेरे पास में क्या है, ये जो होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, जो इस ब्रैकेट के बाहर वाली चीज होती है वो क्या होते हैं, काउंटर आयन होती है। तो ये क्या है आपके पास में, क्लोराइड आयंस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल आयन की हम क्या करें, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, CONH3 5Cl, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन Cl2। तो NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम X लेट कर लेते हैं, और NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, और क्लोरीन आपके पास में एक ही लिगेंड लगा हुआ है, और इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास में 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, ये काउंटर आयन है, तो Cl-Cl-2 इस तरीके की रहेंगे ये। ठीक है, तो इस पे स्फीयर की अगर हम बात करें तो इस पे +2 चार्ज देकर गए होंगे, काउंटर आयन अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये +2 आ जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू +2 +1 आ जाएगा, ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +3। यानी कि कोबाल्ट पे जो चार्ज है, सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज वो कितना है, +3 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसका नेम लिखते हैं हम, सबसे पहले नेम लिखेंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे ये आपका नेम कैसे लिखना है। सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है या एनायनिक है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स तो आपका कैटायनिक है ना, क्योंकि इस पे चार्ज कैसे आ रहा है, पॉजिटिव में चार्ज आ रहा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये आपका, है ना। तो और ये Cl2 क्या है, यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है ये काउंटर आयन है, ये एनायनिक पार्ट है इसका। जब भी हम नेम लिखते हैं तो पहले हम कैटायन लिखते हैं, फिर हम एनायन का पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कैटायन का पार्ट लिखेंगे तो कैटायन के पार्ट में सबसे पहले आपके पास में लिगेंड्स को आपको लिखना पड़ेगा। लिगेंड्स आपके पास में अमोनिया था और एक क्लोरीन था, है ना। इसके अंदर एक अमोनिया था, एक क्लोरीन था, और अमोनिया के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो अमीन करते हैं। और यहाँ पे आपके पास में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन क्लोराइड से पहले लिखा जाएगा, और 5 है यहाँ पर अमीन आपके पास में, तो आप यहाँ लिखेंगे पेंटा अमीन। ठीक है, पेंटा अमीन। देन आपके पास में एक ही क्लोरीन था, तो क्लोरीन के लिए वो माइनस फॉर्म में था, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके लिए जो हम नेम लिखते हैं वो लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। देन आपके पास में क्या आएगा, जो सेंट्रल मेटल है उसको लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। देन आपके पास में जो काउंटर आयन है वो एज रोल प्ले कर रहा था एनायन का, तो वो लास्ट में आएगा। तो वो कौन था, यहाँ पे ये वाला Cl2, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा, आयुपैक नेम रहेगा, आयुपैक नेम जो कॉम्प्लेक्स आपको पूछा हुआ था।